और हो गया कांड। जी हाँ, वो हो ही गया जिसका हम सबको डर था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आ गया है। सोचिए जरा, एक पति जो अपनी पत्नी के नाम की कस्में खाता है, जिसकी दुनिया अपनी तुलसी के आंचल में सिमटी है, वो सुबह आंख खोले तो किसी और औरत के बिस्तर पर मिले। जी हाँ, आपने सही सुना। मेहर वीरानी नैना के बेडरूम में, नैना के बिस्तर पर। दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर तो दिल की धड़कनें थम सी जाएंगी, सांसें अटक जाएंगी। एक तरफ मेहर की ये काली करतूत और दूसरी तरफ तुलसी का वो डरावना सपना जो सच होने की कगार पर है। क्या ये तुलसी के घर टूटने का संकेत है? क्या मेहर ने वाकई तुलसी के विश्वास का गला घोंट दिया है? एक एक राज से पर्दा उठाऊंगी, हर एक सच आपके सामने लाकर रखूंगी। बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए मेरे यानी आपकी अपनी पूजा के साथ, आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो चलिए आज के इस महा ट्विस्ट वाले एपिसोड के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही लग्जरी बेडरूम से। सुबह हो चुकी है, सूरज की सुनहरी किरणें मोटे महंगे पर्दों को चीरकर अंदर आने की जद्दोजहद कर रही हैं। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस है, लेकिन ये वो सुकून वाली खामोशी नहीं, ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। और इसी खामोशी के बीच बिस्तर पर उल्टे सीधे कपड़ों में लेटा हमारा हीरो मेहर वीरानी धीरे धीरे करवट बदलता है। उसका सिर, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे सिर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जैसे कोई लगातार हथौड़े मार रहा हो। रात की पार्टी का हैंगओवर बुरी तरह उस पर हावी है। वो दर्द से कराहता है, अपने कांपते हुए हाथ से अपने माथे को सहलाता है और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, उसकी धुंधली हुई नजरें कमरे के चारों ओर घूमती हैं और उसका दिल थक, एक जोर का झटका लगता है। ये कौन सी जगह है? ये तो उसका कमरा नहीं है। ये दीवारों का रंग, ये मॉडर्न आर्ट वाली पेंटिंग्स, ये डिजाइनर लैंप, ये सब तो उसने पहले कभी नहीं देखा। उसका दिल अब किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धड़कने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। नशे का जो भी बचा कुचा खुमार का, वो 1 सेकंड में हवा हो जाता है। उसकी जगह अब एक बर्फीले डर ने ले ली है। वो हक्का बक्का होकर किसी डरे हुए बच्चे की तरह अपने चारों ओर देखता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है बेड के साइड में रखी एक टेबल पर, जहां एक मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर रखी है। और वो चेहरा है नैना का। बस वो तस्वीर देखते ही मेहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसे ये समझते एक पल भी नहीं लगता कि वो नैना के कमरे में है, नैना के बिस्तर पर। मैं यहाँ नैना के कमरे में, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में किसी अलार्म की तरह बजने लगता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वो घबराकर बिस्तर से ऐसे कूदता है जैसे बिस्तर पर आग लगी हो। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वो भागकर कमरे में लगे बड़े से शीशे के सामने खड़ा होता है और अपनी हालत देखकर उसे खुद से घिन आने लगती है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस आदमी की हालत की, जिसके लिए उसकी तुलसी ही उसकी दुनिया है, उसका मंदिर है, उसकी पूजा है। वो आज सुबह किसी दूसरी औरत के कमरे में उसके बिस्तर पर पाया गया है। उसके दिमाग में हजारों सवाल किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह भिनभिना रहे हैं। रात को क्या हुआ था? मैं पार्टी के बाद यहाँ कैसे पहुंचा? क्या मैंने नैना के साथ? नहीं। वो इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक देना चाहता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी दलदल में धंसता चला जा रहा है। वो अपने सिर को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेता है, जैसे वो अपने दिमाग को फटने से रोक रहा हो। और तभी रात की कुछ धुंधली यादें टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह उसके दिमाग में चुभने लगती हैं। उसे याद आता है पार्टी का शोर, गिलास में भरी हुई ड्रिंक, नैना का उसके पास आना, उसका मुस्कुराना, और फिर वो भयानक पल, वो गुनाह का लम्हा। उसे याद आता है कि कैसे उसने नशे की धुंध में नैना के चेहरे में अपनी तुलसी को देखा था। उसे याद आता है कि कैसे उसने नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर पूरी शिद्दत से उसकी आंखों में देखकर कहा था, आई लव यू तुलसी। ये याद आते ही मेहर की रूह कांप उठती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नैना को आई लव यू बोला, वो भी तुलसी समझकर। उसे अपनी गलती का, अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। एक ऐसी गलती जिसकी शायद इस जन्म में कोई माफ़ी नहीं है। उसे लगता है कि उसने भरोसे की उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है जिसे उसने खुद तुलसी के लिए खींची थी। वो कांपते हुए सोचता है, क्या मैंने सिर्फ आई लव यू ही बोला था, या नशे में मेरे और नैना के बीच कुछ और भी हो गया था?
ये सोचकर ही उसके बदन में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। उसे अपनी ही परछाई से नफरत होने लगती है। वो किसी पागल की तरह जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे अपने कपड़े उठाने लगता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका है। वो बस किसी भी कीमत पर इस जगह से, इन यादों से, इस गिल्ट की भावना से कोसों दूर भागना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ और रुका तो ये गिल्ट उसे जिंदा खा जाएगा। वो खुद को कोस रहा है, मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता हूँ? मैंने अपनी तुलसी के साथ ऐसा कैसे कर दिया? वो सूटकेस बंद करने ही वाला था कि तभी उसके कमरे में रखी टेबल पर उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और उसकी रिंगटोन पूरे कमरे की खामोशी को चीर देती है। और स्क्रीन पर किसका नाम चमक रहा है? तुलसी। मिहिर का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है। जिस इंसान से वो नजरें चुराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी परछाई से भी भागना चाहता है, उसी का फोन। उसकी हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की। उसे डर लग रहा है कि वो तुलसी से क्या बात करेगा, वो उसकी आवाज कैसे सुनेगा बिना टूटे हुए। लेकिन फोन है कि लगातार बजता ही जा रहा है। आखिर में कांपते हुए हाथों से एक गहरी हेलो। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही है। दूसरी तरफ से तुलसी की शहद जैसी मीठी और फिक्र भरी आवाज आती है। मिहिर, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? तुलसी का ये प्यार, ये फिक्र मिहिर के अपराध बोध को और भी गहरा कर देती है। उसे लगता है जैसे हजारों छुरियां एक साथ उसके दिल में उतर गई हों। वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करता है और कहता है, हाँ हाँ तुलसी, मैं ठीक हूँ। वो बस अभी अभी सोकर उठा हूं ना, इसलिए। तुलसी कहती है, मिहिर, पता नहीं क्यों पर मैंने आज सुबह एक बहुत ही बुरा, बहुत ही डरावना सपना देखा। ये सुनते ही मिहिर के पैरों के नीचे की जमीन मानो हिल जाती है। उसे लगता है कि शायद तुलसी को टेलीपैथी से सब कुछ पता चल गया है। तुलसी अपनी डरी हुई आवाज में आगे बताती है, मैंने सपने में देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है मिहिर। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा रिश्ता, सब कुछ कांच की तरह टूट कर बिखर गया है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ मुझसे हमेशा के लिए छिन गया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं मिहिर के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जो गलती वो असल में करके आया है, तुलसी को सपने में उसी का अंदेशा हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं पति पत्नी का दिल से दिल का कनेक्शन। मिहिर के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। उसका गला पूरी तरह सूख चुका है। तुलसी एक गहरी सांस लेकर कहती है, लेकिन फिर अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि वो तो बस एक बुरा सपना था। मैं भी ना बेकार में ही इतना परेशान हो रही थी। सपनों पर किसका जोर चलता है? मिहिर बस कह पाता है। तुलसी फिर अपने पुराने प्यार भरे अंदाज में कहती है, मैं भी सच में पागल हूँ। तुम वहाँ इतनी दूर इतनी मेहनत से काम कर रहे होगे और मैं यहाँ फालतू के सपनों से डरकर तुम्हें परेशान कर रही हूँ। सॉरी, बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना मिहिर। तुलसी के ये शब्द मिहिर के लिए किसी सजा से कम नहीं है। उसे लग रहा है कि वो तुलसी के इस निस्वार्थ प्यार और अटूट विश्वास के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो कुछ कहना चाहता है, चिल्लाकर अपनी गलती मानना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसके होंठ सिल गए हैं। तभी मिहिर के फोन पर दूसरी कॉल आने लगती है। कॉल वेटिंग की बीप की आवाज आती है और स्क्रीन पर किसका नाम फ्लैश हो रहा है? नैना। ये देखकर मिहिर की हालत बद से बदतर हो जाती है। एक तरफ उसकी जिंदगी, उसकी पत्नी, उसका प्यार, और दूसरी तरफ उसकी एक रात की भयानक गलती। वो जल्दी से तुलसी से कहता है, तुलसी सुनो, मुझे बहुत जरूरी ऑफिशियल कॉल आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और इससे पहले कि तुलसी कुछ और कह पाती, वो फोन काट देता है। फोन काटते ही वो एक गहरी सांस लेता है, जैसे पानी से बाहर निकली मछली को हवा मिली हो। वो नैना का फोन नहीं उठाना चाहता। उससे बात करने से डर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो नैना का सामना कैसे करेगा। उसे डर है कि नैना उससे क्या पूछेगी, क्या कहेगी। उसने कल रात नैना को क्या क्या वादे कर दिए, क्या क्या बातें कह दी, उसे तो ठीक से याद भी नहीं। वो बहुत ज्यादा झिझक महसूस कर रहा है, बहुत शर्मिंदा है। लेकिन नैना है कि मान ही नहीं रही। वो लगातार कॉल किए जा रही है। आखिर में हार कर अपनी किस्मत को कोसते हुए मिहिर नैना का फोन उठाता है। हेलो। उसकी आवाज में बेरुखी और डर का मिला जुला भाव है। दूसरी तरफ से नैना की आवाज आती है, लेकिन आज उसकी आवाज में वो चुलबुलापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता है। वो कहती है, मिहिर, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे अभी होटल के कैफे में मिल सकते हो? इट्स अर्जेंट। मिहिर के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। उसे इस मामले को सुलझाना ही होगा। वो ठीक है, मैं आता हूँ कहकर फोन रख देता है। अब सीन शिफ्ट होता है होटल के एक खूबसूरत शांत कैफे में।
मिहिर वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर अभी भी 12 बजे हुए हैं। नैना पहले से ही एक कोने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है और उसके चेहरे पर एक शांत, पढ़ा न जा सकने वाला एक्सप्रेशन है, जो मिहिर की घबराहट को 10 गुना और बढ़ा रहा है। मिहिर जाकर चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छाई रहती है। सिर्फ कॉफी कप्स की हल्की हल्की आवाज आ रही है। आखिर में मिहिर हिम्मत जुटाकर नजरें झुकाए हुए कहता है, नैना, आई एम रियली सॉरी। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नैना उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। वो बस उसे देख रही है। मिहिर और घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी कहता है, देखो, मैंने कल रात सच में बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने नशे की हालत में तुमसे जो कुछ भी कहा, प्लीज उसे दिल पर मत लेना। उसे भूल जाओ। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नैना एक सवालिया नजर से मिहिर को देखती है, जैसे उसकी हर एक बात की सच्चाई को तौल रही हो। फिर नैना धीरे से बोलती है, तो तुम ये कहना चाहते हो मिहिर कि कल रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, अपनी दिल की जो भी बातें कहीं, वो सब झूठ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नशे में थे? मिहिर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो सब बकवास था, वो सब नशे की वजह से हुआ। मुझे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या कह दिया। नैना एक गहरी सांस लेकर सीधे मिहिर की आंखों में देखकर कहती है, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये शब्द सुनते ही मिहिर को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। वो हकलाते हुए कहता है, क्या? मैंने मैंने ऐसा कहा? इम्पॉसिबल! देखो नैना, अगर अगर मैंने गलती से ऐसा कह भी दिया है तो वो सच नहीं है। मैं नशे में था और शायद मुझे तुम में तुलसी नजर आ रही थी। हाँ, यही हुआ होगा। मैंने तुलसी समझकर तुम्हें आई लव यू बोल दिया होगा। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मैं सिर्फ तुलसी से प्यार करता हूँ। दोस्तों, देखिए कैसे मिहिर यहाँ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। वो कितना डरा हुआ है ये उसके चेहरे और उसकी आवाज से साफ पता चल रहा है। लेकिन अब नैना जो पत्ता फेंकने वाली है वो इस पूरे खेल को ही पलट कर रख देगा। नैना मिहिर की तरफ थोड़ा झुकती है और बहुत धीरे से, रहस्यमयी अंदाज में कहती है, मिहिर, कल रात तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। मिहिर की आंखें चौंक कर बड़ी हो जाती हैं। क्या? किसने मिलाया? तुम्हें कैसे पता? नैना कहती है, ये तो मुझे नहीं पता कि किसने मिलाया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इस वक्त किस गिल्ट से गुजर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपनी पत्नी, अपनी तुलसी को धोखा दे दिया है। वो एक पल रुकती है, मिहिर की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करती है और फिर कहती है, लेकिन एक बात कहूं मिहिर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान नशे में या तो बकवास करता है या फिर दिल का वो सच बोलता है जिसे वो होश में कभी नहीं कह पाता। और वो ये सच उस इंसान से बोलता है जिसे वो अपने सबसे करीब, सबसे भरोसेमंद समझता है। और कल रात तुमने अपना सच बोला, मुझसे। नैना की ये बातें सुनकर मिहिर हैरान और परेशान रह जाता है। नैना आगे कहती है, सच को स्वीकार करो मिहिर। सच तो ये है कि तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही है। तुम और तुलसी एक छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर हो। और शायद अब तुम तुलसी से वो प्यार नहीं करते जो पहले करते थे। तुम्हारा दिल अब कुछ और चाहता है। ये सुनकर मिहिर को जोर का गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, शट अप नैना, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी और तुलसी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नैना के चेहरे पर एक फीटी सी मुस्कान आ जाती है। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी है और एक अजीब सी सच्चाई भी। वो कहती है, अगर तुम सच में तुलसी से इतना ही प्यार करते तो कल रात इस तरह मेरे करीब नहीं आते मिहिर। दिल बहक ही जाता है जब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। मिहिर उसे समझाने की लाख कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन नैना उसकी एक नहीं सुनती। नैना कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिहिर। मैं तुम्हारी दोस्त हूं और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई समझ सकती हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे और तुलसी के रिश्ते के बीच अब वो प्यार, वो स्पार्क बचा ही नहीं है। और दोस्तों, जब ये दोनों इस इंटेंस कॉन्वर्जेशन में डूबे हुए होते हैं तो दूर से एक इंसान उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और शक साफ नजर आ रहा है। और वो कौन है? वो है हेमंत।
हेमंत को ये देखकर क्या लग रहा है? क्या वो अपने ही भाई पर शक कर रहा है? ये एक और मिस्ट्री है। चलिए अब इस टेंशन भरे सीन से निकलते हैं और कहानी के दूसरे एंगल पर चलते हैं। स्क्रीन पर हम वृंदा को देखते हैं। बेचारी बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके रात के सुनसान रास्ते से अकेले घर लौट रही है। तभी पीछे से एक बाइक आती है जिस पर 2 मनचले गुंडे बैठे हैं। वो वृंदा को अकेला देखकर उस पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। वृंदा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत वाली लड़की है। वो पलटकर गुस्से में कहती है, तमीज से बात करो, शर्म नहीं आती? क्या तुम अपनी माँ बहन से भी ऐसे ही बात करते हो? बस ये सुनना था कि गुंडों का पारा चढ़ जाता है। उनमें से एक बाइक से उतरता है और वृंदा का हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश करते हैं। वृंदा चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई मदद करो। और दोस्तों, जैसे हर अच्छी हिंदी फिल्म में होता है, ठीक उसी वक्त होती है हमारे हीरो की धमाकेदार एंट्री। तभी काली एसयूवी तेजी से वहां आती है। उसकी हेडलाइट्स की तेज रोशनी गुंडों की आंखों में पड़ती है और वो चौंक जाते हैं। गाड़ी से कौन उतरता है? हमारा हीरो अंगद। अंगद को देखकर गुंडों के होश उड़ जाते हैं। अंगद बिना कुछ कहे सीधा जाकर उस गुंडे को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसने वृंदा का हाथ पकड़ा था। वो एक एक करके दोनों गुंडों की ऐसी धुनाई करता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंगद वृंदा के पास आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र साफ झलक रही है। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो? उन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? वृंदा बहुत डरी हुई है। वो बस ना में सिर हिला पाती है। अंगद उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। गाड़ी में बैठने के बाद अंगद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वृंदा से कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? और कहाँ है वो तुम्हारा मंगेतर, वो मिस्टर सुहास? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? उसे तुम्हारी कोई फिक्र है भी या नहीं? और दूसरी तरफ सीन कट होता है एक धमाकेदार पार्टी में, जहां सुहास और रणविजय लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहे हैं, शराब के जाम छलका रहे हैं और फुल टू एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें दुनिया जहान की कोई खबर नहीं है। दोस्तों, देखा आपने, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। एक तरफ वृंदा की इज्जत दांव पर लगी थी और उसका होने वाला पति पार्टियों में मस्त है, और जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, वही अंगद आज उसका हीरो बनकर आया है। सीन वापस अंगद और वृंदा पर आता है। वृंदा दबी आवाज में अंगद को बताती है कि सुहास अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करने गया है। ये सुनकर अंगद का खून खौल उठता है। वो कहता है, वाह क्या बात है, मतलब वो तुम्हें इस तरह असुरक्षित छोड़कर पार्टी कर रहा है? उसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं है? कैसा इंसान है वो? वृंदा कहती है, सर प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो, मैं तुम्हें इस हालत में इस वक्त अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अगर रास्ते में फिर से वो गुंडे मिल गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे तक सुरक्षित ड्रॉप करके ही जाऊंगा। लेकिन वृंदा कहती है, नहीं सब प्लीज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर किसी ने हम दोनों को इस तरह रात में एक साथ फिर से देख लिया तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। अंगद गुस्से में कहता है, तो फिर फोन लगाओ अपने उस ग्रेट मंगेतर सुहास को, बोलो आकर तुम्हें ले जाए, और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं तुम्हें अकेला छोड़कर 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। वृंदा बेचारी कांपते हाथों से सुहास को फोन लगाती है। रिंग जाती है, पर सुहास तो पार्टी के शोर में इतना डूबा हुआ है कि वो फोन ही नहीं उठाता। वृंदा परेशान होकर अंगद को बताती है कि सुहास फोन नहीं उठा रहा। फिर वो अपने भाई नितिन को फोन लगाती है, लेकिन किस्मत देखो, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब अंगद कहता है, हो गई तसल्ली? कोई नहीं है तुम्हारे लिए, अब बिना कोई बहस किए चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं। और वो वृंदा को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। चलिए अब कहानी वापस वीरानी मैंशन में आती है। यहाँ तुलसी और ऋतिक के बीच एक और टेंशन चल रही है। ऋतिक अपनी आने वाली सगाई के लिए कपड़े ट्राई कर रहा है। तभी तुलसी वहां आती है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। वो ऋतिक से कहती है, बेटा, मुझे मुन्नी की बहुत चिंता हो रही है। वो आजकल बहुत चुप और परेशान रहती है। मुझे यकीन है कुछ तो बात है जो वो हम सबसे छुपा रही है। ऋतिक अपनी माँ के हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली देता है और कहता है, माँ, आप प्लीज चिंता मत करो। आपने मुझे कहा था ना कि मैं मुन्नी से बात करूं, मैं करूंगा। मैं इस मामले को बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से सुलझा लूंगा।
मैं पता लगाकर रहूंगा कि मुन्नी किस लड़के से बात कर रही है और वो कैसा है। तुलसी कहती है, बेटा, परी तो इतनी पढ़ी लिखी और दुनियादार है, फिर भी देखो वो रणविजय जैसे गलत आदमी के चंगुल में फंस गई। मुन्नी तो बहुत सीधी और भोली भाली है, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इसका फायदा ना उठा ले। ऋतिक अपनी मां को वादा करता है कि वो मुन्नी का पूरा ध्यान रखेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। और अब दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आने वाला है इस एपिसोड का वो सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार, सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। सीन वापस मिहिर और हेमंत के कमरे का है। मिहिर अभी भी किसी हारे हुए जुआरी की तरह सोफे पर बैठा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वो अभी भी उसी गिल्ट में जी रहा है। हेमंत उसे परेशान देखता है। मिहिर टूटी हुई आवाज में उससे कहता है, हेमंत, कल रात मैं नैना के कमरे में था। मुझे लगता है मैंने नशे में उसके साथ अपनी सारी हदें पार कर दी। ये सुनते ही हेमंत जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मिहिर हैरान और गुस्से से उसे देखता है और कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मेरी शादी टूटने की नौबत आ गई है और तू हंस रहा है। हेमंत बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और कहता है, सॉरी भैया, सॉरी, लेकिन आपकी बात सुनकर हंसी आ गई। भैया, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मिहिर कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोल। हेमंत एक गहरी सांस लेता है और फिर वो राज खोलता है जिसने सबको उलझा रखा था। वो कहता है, भैया, ये बात सच है कि आप कल रात नैना के कमरे में ही सोए थे, लेकिन आपके साथ उस कमरे में नैना नहीं थी, बल्कि मैं था। क्या? ये सुनकर मिहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है, क्या? और फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें दिखाया जाता है कि कल रात जब मिहिर बहुत ज्यादा नशे की हालत में था तो हेमंत उसे पूरे होटल में ढूंढ रहा था। जब मिहिर कहीं नहीं मिला तो हेमंत को शक हुआ और उसने नैना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नैना ने दरवाजा खोला। हेमंत ने देखा कि मिहिर नैना के बेड पर गहरी नींद में सोया है। नैना ने बताया कि मिहिर नशे में उसके कमरे में आ गया और आते ही सो गया। तब हेमंत ने एक समझदारी का काम किया। उसने नैना से कहा कि वो रात के लिए अपनी बहन सुज्जू के कमरे में चली जाए और वो रात भर मिहिर भैया के पास यहीं रुकेगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फ्लैशबैक खत्म होता है। हेमंत मिहिर को बताता है, नैना तो अपनी बहन के कमरे में चली गई थी और उस कमरे में उस बिस्तर पर आपके पास रात भर हम दोनों थे भैया, आप और मैं। ये सच्चाई जानकर मिहिर को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया हो। उसके सिर से हजारों टन का बोझ एक पल में उतर जाता है। वो एक गहरी सुकून की सांस लेता है और खुशी के मारे अपने छोटे भाई हेमंत को जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, थैंक गॉड हेमंत, थैंक गॉड। तू नहीं जानता तूने मुझे कितनी बड़ी टेंशन से, कितने बड़े गुनाह से बचा लिया। मैं तो कब से यही